हेलो बच्चा लोग, आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट 3। तो हम इसमें देखेंगे कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यहाँ पर हमने एक सेट लिया है A इज इक्वल टू 1 2 3 रिलेशन इन सेट A, यानी सेट A का रिलेशन सेट A से है, सेट A का रिलेशन खुद से ही है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड हो, 3 3 से रिलेटेड हो। जब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, हर नंबर की लव स्टोरी खुद के साथ चल रही हो, तो ऐसे केस में हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यानी कि अगर डोमेन के हर एलिमेंट का डबलेट्स प्रेजेंट है किसी भी रिलेशन में, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसमें अगर और भी कोई जैसे कि मान लीजिए 1 का रिलेशन 3 से हो, 1 का रिलेशन 3 से हो और ये ऑलरेडी पेयर भी इसमें प्रेजेंट हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने की कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट खुद से ज़रूर रिलेटेड होना चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना ज़रूर चाहिए, जैसे 1 1 से, 2 2 से और 3 3 से। इसके अलावा अगर डोमेन के बाकी एलिमेंट्स दूसरे नंबर से भी रिलेटेड हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी नंबर से सिमेट्रिक तब होता है जैसे कि मान लीजिए 1 2 इस सेट से बिलोंग करता है। आप मान लीजिए ये A, B है। अगर A, B किसी सेट से बिलोंग करता है, यानी 1 का रिलेशन मान लीजिए 2 से है, तो आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब B, A का रिलेशन भी 2 से होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। यानी अगर 1, 2 प्रेजेंट है, 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। यानी अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए इस सेट में एक और ऑर्डर्ड पेयर होता 1 1, तो 1 1 का इन्वर्स पेयर 1 1 ही होता है। ट्रांजिटिव देखेंगे, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है, मान लीजिए अगर A, B आपका इस रिलेशन से बिलोंग करता है, B, C आपका इस रिलेशन से बिलोंग करता है। अगर ये मान लीजिए 1 A, B यानी 1, 2 किसी रिलेशन से बिलोंग करता है और B, C किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन ये होती है कि आपका A, C भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, यानी 1, 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर इस तरह से जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको सेट A गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर बताया गया है कि रिलेशन आर इन सेट A, यानी कि सेट A का रिलेशन सेट A से ही है, यानी सेट A का रिलेशन खुद से ही है। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि अगर आप A माइनस बी करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पर A और B दोनों ही सेट A से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेट A का रिलेशन सेट A से ही है। तो हम आपको यहाँ पर करना क्या है? आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर आप ये प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे इसे रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करें। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है, A हमारा कोई एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ पर A माइनस A करें तो हमें 0 मिलेगा, और 0 हमारा 2 से डिविजिबल होता है। यानी कि अगर आप A की जगह मान लीजिए A जो है आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और 0 हमारा 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको पता है A B दोनों सेट A से ही बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर हमने A को 1 लिया है और B को भी हमने 1 लिया है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 0 आपका 2 से डिविजिबल है, यानी 1, 1 आपका इस रिलेशन से बिलोंग करता है। इस तरह आपके बाकी सारे एलिमेंट भी इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। और हमें पता है कि जब हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होता है, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अब हम देखेंगे फॉर सिमेट्रिक कि हम इसे सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मान लीजिए आपका ये A, B है जो कि रिलेशन R से बिलोंग करता है, आपको बताया गया है कि A माइनस बी जो है वो डिविजिबल है बाय 2, और अगर A माइनस बी 2 से डिविजिबल है
तो a माइनस बी आपका 2 का मल्टीपल भी तो होगा, a माइनस बी आपका 2 का मल्टीपल भी तो होगा। यानी कि a माइनस बी अगर आपका 2 से डिविजिबल है तो a माइनस बी को आप 2 का मल्टीपल भी मान सकते हैं। अब हम देखेंगे b माइनस ए, b माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, अगर a माइनस बी आपका 2p है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका 5 माइनस 4 1 है, तो आपका b माइनस ए क्या होगा, यानी कि 4 माइनस 5 क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो हम इसको -2b लिख सकते हैं, -2b लिख सकते हैं। और इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में -p, जहाँ पर -p आपका क्या है, कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर है। यहाँ पर देखिए -1 आपका क्या है, इंटीजर ही तो है, तो -p जहाँ पर आपका इंटीजर है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, a माइनस बी हमारा 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो मतलब 2 का मल्टीपल भी होगा। तो यानी a माइनस बी अगर हमारा 2 का मल्टीपल है तो हमारा b माइनस ए भी 2 का मल्टीपल होगा। यानी अगर आपका 5 माइनस 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है तो आपका 4 माइनस 5 भी 2 का मल्टीपल होगा। तो अब क्योंकि, तो इससे ये पता चलता है कि 5,4 हमारा इस रिलेशन R से अगर बिलोंग करता है, अगर हमारा 5,4 R रिलेशन से बिलोंग करता है तो हमारा 4,5 भी उसी रिलेशन से बिलोंग करेगा। और अगर आपको पता है कि अगर इस तरह से किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का इन्वर्स ऑर्डर्ड पेयर भी उसी रिलेशन से बिलोंग करता है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। अब हम देखेंगे, हमने इसको अब तक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया है, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम देखेंगे ट्रांजिटिव होने की कंडीशन क्या है फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे, मान लीजिए आपका a, b जो है वो रिलेशन R से बिलोंग करता है और आपका जो b, c है वो भी रिलेशन R से बिलोंग करता है। रिलेशन R से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है वो 2 का डिविजिबल है, और अगर 2 का डिविजिबल है तो आप उसको 2 का मल्टीपल भी लिख सकते हैं। और b माइनस सी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि b माइनस सी जो है वो भी आपका 2 का मल्टीपल है, वो भी आपका 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर आप इसको और इसको प्लस कर दें, यानी a माइनस बी को आप प्लस कर दें b माइनस सी से, यहाँ पर आप 2r प्लस 2p को प्लस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि a माइनस सी इज इक्वल टू 2r प्लस p। यहाँ पर आपके r और p क्या है, वो किसी इंटीजर से बिलोंग करते हैं, किसी भी इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर a माइनस बी किसी रिलेशन से बिलोंग, a माइनस बी और b माइनस सी रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी a माइनस बी और b माइनस सी अगर 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है तो a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होगा, a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होगा। हम ट्रांजिटिव वाले केस को नंबर्स के फॉर्म में देखते हैं। मान लीजिए आपका 6,4 किसी रिलेशन से बिलोंग करता है R, रिलेशन R से बिलोंग करता है, और आपका जो 4,2 है वो भी रिलेशन R से बिलोंग करता है। यहाँ पर आप इसको a, b मान सकते हैं और यहाँ पर इसको b, c मान सकते हैं। तो मान लीजिए आपका 6,4 रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि 6 माइनस 4 क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। और 4,2 रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि ये भी 2 का मल्टीपल होगा, ये भी 2 का मल्टीपल होगा। यहाँ से आप, यहाँ पे r और p आपके इंटीजर हैं, आप चाहें तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से आप निकालेंगे तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। यानी यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर आपका 6,4 रिलेशन से बिलोंग करता है तो वो 6 माइनस 4 जो है वो 2 का मल्टीपल होगा। अगर 4,2 रिलेशन से बिलोंग करता है तो 4 माइनस 2 जो है वो 2 का मल्टीपल होगा। और यहाँ पर r और p क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, r और p यहाँ पर आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर हम अब क्या करें, अगर अब हम इनको प्लस कर दें, यानी 6 माइनस 4 को प्लस कर दें 4 माइनस 2 के साथ, और इज इक्वल टू हम प्लस कर दें 2r प्लस p, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए r और p की वैल्यू क्या थी, r और p की वैल्यू क्या थी, 1 1, तो 1 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है।
तो अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो वो आपका तो उसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। मतलब ये जो हमारा यहाँ पर रिलेशन गिवन है, हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस केवल उन्हीं आप रिलेशंस की फाइंड कर सकते हैं, केवल आप इक्विवेलेंस रिलेशन जो होते हैं उन्हीं की इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सेट ए है, ये सेट ए है, इसको आप चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर हमने आपके इवन नंबर्स लिए हैं, यहाँ पर हमने आपके ऑड नंबर्स लिए हैं और ये हमने आपके इवन नंबर्स लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ के जितने भी इस सेट A1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इस रिलेशन को क्वालिफाई करते हैं, इस इक्विवेलेंस रिलेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 3 - 1 लिखते हैं तो इज़ इक्वल टू 2R, यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से जितने भी यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ही इस A - B इज़ इक्वल टू 2R इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, A2 के जो एलिमेंट्स हैं A - B इज़ इक्वल टू 2R, यहाँ के एलिमेंट्स भी यहाँ के भी सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। मान लीजिए आपने 2 - 4 लिख दिया इज़ इक्वल टू 2R, तो -2 इज़ इक्वल टू 2R। अगर आप यहाँ पर 8 - 6 ले लें इज़ इक्वल टू 2R लिख दें तो भी इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। तो यानी यहाँ के सारे एलिमेंट्स इस A - B इज़ इक्वल टू 2R कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं और सेट A1 के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेट A1 का कोई एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हमने यहाँ पर सेट A1 में से आपका एक एलिमेंट 3 ले लिया और एक एलिमेंट आप A2 सेट से ले लें, मान लीजिए हमने 2 ले लिया, और इसको हम और हम देखें कि क्या ये इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। तो देखिए 3 - 2 आपका क्या आएगा, 3 - 2 आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या है आपका 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से है, A1 के जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का रिलेशन खुद से है और A2 के जो एलिमेंट्स हैं उन सब का रिलेशन खुद से है। मगर अगर आप A1 का एक एलिमेंट ले लें और A2 का एक एलिमेंट ले लें तो वो इस रिलेशन को फुलफ़िल नहीं करता, तो यहाँ पर आप देखिए A1 और A2 है जो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी A1 के सारे एलिमेंट्स A2 से अलग हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप A1 और A2 का यूनियन करें, A1 A2 के सारे एलिमेंट्स को मिला दें तो आपको सेट A मिल जाता है, सेट A मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आप इस तरह से आप किसी सेट को 2 या 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि मान लीजिए आप मतलब इस तरह से जब आप किसी सेट को A1 A2 A3 A4 इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन A1 A2 A3 A4 जितने भी सेट्स हैं उन सभी के एलिमेंट्स का रिलेशन एक दूसरे से ना हो, उन सभी एलिमेंट्स का रिलेशन एक दूसरे से ना हो, मगर A1 के जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन एक दूसरे से होना चाहिए, A2 के जो अंदर के जितने भी A2 सेट में एलिमेंट्स हैं उन सबका रिलेशन एक दूसरे से होगा। लेकिन A1 और A2 के अगर आप दोनों एलिमेंट्स को ले लें तो वो दोनों जो है वो इस इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। और अगर आप A1 और A2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको वो 5 मिलेगा, यानी आपको A1 और A2 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और जब आप A1 और A2 का यूनियन करेंगे तो आपको सेट A मिल जाएगा, इस तरह जब हम किसी भी सेट को इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो जो आपकी पार्ट्स A1 A2 जिन पार्ट्स में आपको डिवाइड करते हैं उनको हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। तो यानी कि किसी सेट को जब आप इस तरह से डिवाइड करें कि A1 के हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो, A2 के हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो, और अगर आप A1 A2 का इंटरसेक्शन करें तो आपको 5 मिले, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। लेकिन अगर आप A1 A2 का यूनियन करें तो आपको सेट A मिल जाए, यानी सेट A के सारे एलिमेंट्स मिल जाएं। तो इस तरह के डिवीज़न को, यानी इस तरह से डिवाइड करके जो आपको A1 A2 या फिर A3 जो आपको सेट्स मिलते हैं उन सेट्स को हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं।